आज की जो हमारी क्लास है वो उन टीचर्स के लिए है जो बीएड करके प्राइमरी टीचर्स बन गए हैं। अब उनके लिए ब्रिज कोर्स लाया गया है, तो आज हम उसी ब्रिज कोर्स के सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम विवरण। तो प्रारंभिक शिक्षकों की कार्य आवश्यकताओं और कार्यक्रम के विस्तृत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विषयों को चिन्हित किया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम अनिवार्य है। तो इसमें आप देखेंगे जो विषय कोड हैं वो 521, 522, 523, 524, 525, 526 और 527। इस तरीके से आपके 7 मॉड्यूल हैं। 7 में से 4 जो मॉड्यूल हैं आपके 521, 522, 523 और 524 ये थ्योरी बेस्ड हैं, और जो 525, 526 और 527 हैं वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। इसमें आपके जो क्रेडिट हैं वो है आपका 521 2, 522 2 और 523 2 मार्क्स का और 524 4 मार्क्स का। इसी तरीके से आगे भी आप देखेंगे 525 2 मार्क्स का, 526 2 का और 527 भी 2। इस तरीके से टोटल आपका कुल क्रेडिट होता है आपका 16। तो सबसे पहले हम देखते हैं 521 मॉड्यूल। ये है आपका प्रारंभिक शिक्षा, संदर्भ, सरोकार और चुनौतियाँ। ये 4 मॉड्यूल हैं आपके, तो चारों आपके थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। इसके अंदर जो भी थ्योरी है, जो भी टॉपिक्स हैं वो आगे के उसमें देखेंगे आप। तो 521 मॉड्यूल में आपका है प्रारंभिक शिक्षा, संदर्भ, सरोकार और चुनौतियाँ। 522 में है प्रारंभिक विद्यालयी बच्चों की समझ। 523 पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। 524 में प्रारंभिक विद्यालयी विषयों का शिक्षण शास्त्र। तो इन सब चीज़ों का हम इन मॉड्यूल में अध्ययन करेंगे। आगे देखिए जो आपके ये प्रैक्टिकल बेस्ड हैं उसमें विद्यालय आधारित गतिविधियाँ होंगी आपकी। दूसरे 526 में आपकी कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ और 527 में शिक्षण अभ्यास। तो ये तो एक शॉर्ट फॉर्म हो गई आपके सिलेबस की। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 521 मॉड्यूल प्रारंभिक शिक्षा, संदर्भ, सरोकार और चुनौतियों में खंड 1 का शीर्षक है संदर्भ और प्रारंभिक शिक्षा का महत्व। इसके अंदर आप देखेंगे भारत में प्रारंभिक शिक्षा का परिदृश्य, ये यूनिट 1 है इसकी, और इसके अंदर के जो टॉपिक हैं वो ये हैं। प्राचीन भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली, स्वतंत्रता के पश्चात और औपनिवेशिक युग में प्रारंभिक शिक्षा का विकास, आधारभूत शिक्षा, नई तालीम, शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, नई शिक्षा नीति 1968, 1986 पर फोकस और महत्वपूर्ण पहल। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर हैं? ये यूनिट 1 के अंदर हैं। और इसके बाद आएगी आपकी यूनिट 2। यूनिट 2 में आप देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा में समकालीन सरोकार, भारत में एक अधिकार के रूप में शिक्षा की उत्पत्ति, तिलक, विवेकानंद, मालवीय, गांधी, टैगोर और अन्य भारतीय शैक्षिक चिंतकों के दृष्टिकोण। तो शिक्षा का अगला टॉपिक है शिक्षा का अधिकार कानून 2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, प्रारंभिक शिक्षा में मुद्दों और सरोकारों पर एक आलोचनात्मक समझ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 के बीच का अंतर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सरोकारों की समझ और क्रियान्वयन। आगे है NCFTE 2009 प्रारंभिक शिक्षा पर इसके निहितार्थ। तो ये यूनिट 2 हो गई। यूनिट 3 में आप देखेंगे भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति। तो सबसे पहले इसमें है प्रारंभिक शिक्षा प्रचलन, भारत में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति, भारत में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर योजनाएं और हस्तक्षेप, और भारत में प्रारंभिक शिक्षा में चुनौतियां। तो ये अभी खंड 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर आपकी 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो इसी तरीके से इसी मॉड्यूल में आपका खंड 2 है प्रारंभिक शिक्षा में चुनौतियाँ। इसके अंदर यूनिट 4 में आप देखेंगे शिक्षा एक पेशेवर के रूप में, शिक्षक और शिक्षण की भारतीय समझ, गुरु के रूप में शिक्षक, शिक्षकों की उभरती भूमिका, सुसाधक, व्यवस्थापक, शोधकर्ता, एक क्रियात्मक शोधकर्ता के रूप में, नेता, रूपांतरात्मक नेतृत्व, साझा शासन, चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक। तो ये सारा आपका खंड 2 में यूनिट 4। और आगे आप देखेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 में आप देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता, और फिर अगली यूनिट है आपकी 6 शिक्षार्थियों का समग्र विकास।
तो इस तरीके से आपकी यूनिट होती हैं। आपके मॉड्यूल 1 में 521 में आप देखेंगे 2 खंड हैं आपके। खंड 1 संदर्भ और प्रारंभिक शिक्षा का महत्व, इसके अंदर आपकी 3 इकाइयाँ हैं, इकाई 1, 2 और 3। खंड 2 प्रारंभिक शिक्षा में चुनौतियाँ, इसमें आपकी इकाई 4, 5 और 6, टोटल इसमें 6 यूनिट हैं आपकी। और ये सारा सिलेबस आपका पूरा डीएलएड से ही मिलता जुलता है, तो इसमें और ज़्यादा कोई टफ सिलेबस नहीं है। आगे देखिए, मॉड्यूल है आपका 522 प्रारंभिक विद्यालयी बच्चों की समझ। इसके अंदर खंड 1 में खंड 1 का जो शीर्षक है वो है बच्चा और बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये इसका शीर्षक है। और इसके अंदर आपकी यूनिट 1 है बच्चा और बचपन की समझ। दूसरी यूनिट आप देखिए, इसके अंदर भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत हार्ड हो। विकास के प्रारंभिक चरण, बचपन की संकल्पना, पारंपरिक भारतीय संदर्भ में बचपन की विभिन्न समस्याएं एवं परिदृश्य, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, परिवार, पड़ोस, विद्यालय और शिक्षक की भूमिका। यूनिट 2 में आप देखेंगे बचपन से किशोरावस्था में परिवर्तन। यूनिट 3 है बाल अधिकार। 3 यूनिट हो गई आपकी खंड 1 में। और खंड 2 में अधिगम को सुसाध्य बनाना, ये खंड 2 का शीर्षक है। और इसके अंदर यूनिट 4 है बच्चे कैसे सीखते हैं। और इसमें आप टॉपिक देखेंगे जैसे कि अधिगम प्रक्रिया की प्राचीन भारतीय समझ, यानी कि जो हमने पढ़ा था वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन शिक्षा है, तो उस समय किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, वो सब चीज़ें। तो अधिगम प्रक्रिया की प्राचीन भारतीय समझ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। संज्ञानात्मक विकास के चरण और अधिगम, तो वैयक्तिक रूप से अधिगम, स्व अधिगम, मुक्त अधिगम और ज्ञान की संरचना। तो कुछ भी इतना टफ नहीं है जो एकदम से आपको ऐसा लगे कि बहुत कुछ नया है, तो सब कुछ बहुत आसानी से तैयार होने वाला है। आगे आप देखेंगे यूनिट 5 बचपन के सरोकार। बचपन के सरोकार के अंदर आपके टॉपिक हैं स्वास्थ्य एवं सफाई, सामाजिक संवेदनात्मक समस्याओं से सरोकार, विद्यालय, परिवार एवं मीडिया की भूमिका। फिर इसमें यूनिट 6 है आपकी, तो प्रेरक अधिगम वातावरण का सृजन करना। प्रेरक अधिगम वातावरण का सृजन करना, इसके अंदर टॉपिक आप देखेंगे प्रेरक अधिगम वातावरण के मुख्य लक्षण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिगम वातावरण, समावेशी कक्षा कक्ष वातावरण, शिक्षकों एवं सभी शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, पाठ्यचर्या का विकास एवं मूल्यांकन। तो इसी तरीके से मॉड्यूल 521 और आपका 522 दोनों में ही आपकी 6 यूनिट हैं और 2 खंड हैं। आगे देखते हैं हम 523। तो 523 में जो आपका मॉड्यूल है वो है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसका जो खंड का शीर्षक है खंड 1 का वो है अधिगम अनुभवों का संवर्धन। यूनिट 1 में है मूल्यांकन के लिए पाठ्यचर्या का विकास। यूनिट 2 है शिक्षण शास्त्र में बदलाव। यूनिट आपकी 3 है समकालीन कक्षा कक्ष में अधिगम अनुभवों का आरेखण। यूनिट 4 है समावेशी कक्षा कक्ष का प्रबंधन। यूनिट 5 शिक्षण अधिगम का आकलन। यूनिट 6 आईसीटी द्वारा मध्यस्थ शिक्षण अधिगम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो खंड 1 है उसके अंदर 6 यूनिट हैं और यहाँ पर जो खंड 2 है समग्र जीवन का संवर्धन, इसके अंदर यूनिट 7 समुदाय एक अधिगम संसाधन के रूप में, समुदाय एक अधिगम संसाधन के रूप में यूनिट 7। यूनिट 8 है एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में कला। यहाँ कला की क्या भूमिका है, समुदाय की क्या भूमिका है, ये हम जानेंगे। और फिर यूनिट 9 है विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं सफाई को प्रोन्नत करना, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा। तो फिर यहाँ पर एक खंड 3 और है, यहाँ खंड 3 देखेंगे आप विद्यालयों में योग शिक्षा। तो इसमें यूनिट जो आपकी 10 है उसमें विद्यालयी बच्चों के लिए योग की भूमिका एवं महत्व पर चर्चा की जाएगी। और यूनिट 11 में योगा अभ्यास एवं विद्यालयी बच्चों के लिए इसका अनुप्रयोग। तो इस तरीके से जो 523 है उसमें 3 खंड हैं और 11 इकाइयाँ हैं। 524 में आप देखिए विद्यालय विषयों का शिक्षण शास्त्र, इसका खंड 1 है जो उसका शीर्षक है भाषाओं का शिक्षण शास्त्र।
तो यूनिट 1 में आप देखेंगे भाषा एवं संप्रेषण, शैशवावस्था एवं बचपन के दौरान उनका विकास और भाषा कौशल। इकाई 2 में आप देखेंगे भाषा के शिक्षण अधिगम में उपागम, विधियाँ एवं तकनीकें। इकाई 3 है आपकी भाषा शिक्षण अधिगम के अनुपूरक संसाधन, और 4 में आप देखेंगे भाषा अधिगम का आकलन। यहाँ खंड 2 है आपका पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसमें यूनिट 5 है आपकी अधिगम के प्रारंभिक स्तरों पर पर्यावरण का महत्व, प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य एवं क्षेत्र। यूनिट 6 है पर्यावरण विज्ञान में शिक्षण अधिगम, और यूनिट 7 है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के अनुपूरक संसाधन। इकाई जो 8 है आपकी यूनिट 8, वो है पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने हेतु उपकरण एवं तकनीकें। तो यहाँ भी आपके खंड 3 है। खंड 3 में इसमें दे रखा है आपका यूनिट 9 गणित शिक्षण के विविध पहलू। यहाँ पर हम जानेंगे गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, गणित का महत्व, गणित की प्रकृति और वैदिक गणित। यूनिट 10 है गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, विद्यार्थी एवं गणित शिक्षण में अधिगम केंद्रित विधियाँ। यूनिट 11 है शिक्षण अधिगम सामग्री तथा गणित अधिगम में अन्य संसाधन। शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य पुस्तक, विद्यालय भवन, गणित प्रयोगशाला। यूनिट 11 है गणित अधिगम में आकलन, परंपरागत एवं नवीन उपागम, गणित आकलन में नवीन उपागम, आकलन के उपकरण एवं तकनीक, गणित अधिगम में आकलन का अनुवर्तन, आकलन के द्वारा सूचना। यहाँ यूनिट 4 है विज्ञान खंड आपका 4 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो इसमें आप देखेंगे यूनिट 11 विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागम एवं विधियाँ। इकाई 15 यूनिट 15 कम लागत या बिना लागत वाले शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। यूनिट 16 में आप देखेंगे विज्ञान के अधिगम का आकलन। यहाँ पर खंड 5 भी है जिसमें दे रखा है सामाजिक अध्ययन विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो इसमें यूनिट 17 है आपकी प्रारंभिक विद्यालयी पाठचर्या में सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। यूनिट 18 है आपकी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुपूरक संसाधन, और यूनिट 19 है आपकी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ, और यूनिट 20 है आपकी सामाजिक अध्ययन का आकलन। तो इस तरीके से ये आपका जो अभी तक हमने 4 मॉड्यूल की चर्चा करी है वो चारों मॉड्यूल हमारे सैद्धांतिक हैं, थियोरटिकल बेस्ड हैं, और अब जो मॉड्यूल आपके सामने आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल वर्क है, आपका प्रायोगिक कार्य है। तो 525 में आप देखेंगे विद्यालय आधारित गतिविधियाँ। विद्यालय आधारित गतिविधियों में आपकी 4 समूह हैं, समूह ए, समूह बी, समूह सी और समूह डी। तो इसमें आपको करना क्या है, समूह ए में से एक गतिविधि आपको चूज़ करनी है। इसमें लिखा हुआ है इस समूह से केवल एक गतिविधि का चयन करना है। ये अलग अलग आपको दे रखे हैं विषय, इन विषयों में से किसी भी एक विषय को आपको चुनकर अपनी गतिविधि का चयन करना है, ठीक है। आगे आप देखेंगे समूह बी, इसमें भी एक ही किसी गतिविधि का चयन करना है। आपको अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, अलग अलग विषय दे रखे हैं, आप उनमें से अपनी गतिविधि का चयन कर सकते हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो फिर जो भी आपको सूटेबल लगे, जिसका भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। समूह आपका सी है, इस समूह से केवल एक गतिविधि का चयन करना है, और ये आपके सामने 5 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक को आप चूज़ कर सकते हैं। समूह जो आपका डी है उसमें से आपको क्या है कि इस समूह के उप समूह 1 और 3 से 1 तथा उप समूह 2 से 2 गतिविधियों का चयन करना है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको 4 गतिविधि का चयन करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 उपसमूह दे रखे हैं, और उन उपसमूह में से जो पहला और तीसरा उपसमूह है उसमें से आपको कोई एक गतिविधि चुननी है, और जो दूसरा उपसमूह है उसमें से आपको कोई 2 गतिविधि चुननी है। तो इस तरीके से समूह डी में से आपके पास 4 गतिविधियाँ होंगी, समूह सी से 1, समूह बी से 1 और समूह ए से भी 1। तो कुल मिला के आपके पास कितनी गतिविधियाँ हो गई? 7 गतिविधियाँ हो गई, जो कि आपको जिनको चूज़ करना है, चयन करना है। ये हो गया आपका मॉड्यूल 525। अब आप देखेंगे 526। तो 526 क्या है? कार्यशाला आधारित गतिविधियां हैं। इस कार्यक्रम में नामांकित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक को कार्यशाला आधारित गतिविधियों पर आधारित 10 दिवसों की कार्यशाला में उपस्थित होना आवश्यक होगा।
तो ये जो कार्यशाला का काम होगा इसमें आपका उपस्थित होना आवश्यक होगा। तो इसमें जो भी आपसे वहाँ पर काम कराया जाएगा, जो भी आपका कार्यक्रम का जो भी केंद्र होगा जहाँ पर आपको ये कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, वहाँ पर 10 दिनों के भीतर जो भी एक्टिविटीज़ आपको कराई जाएंगी वो आपको करनी होंगी। तो आप देख सकते हैं शिक्षार्थियों को आवंटित कार्यक्रम केंद्र पर शिक्षकों की सामर्थ्य एवं कौशल को विकसित करने के लिए गहन मुखाभिमुख अंतःक्रिया से युक्त एक 10 दिवसीय अनिवार्य प्रयोगात्मक कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यशाला से पूर्व भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, पर्यावरण, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन पर पाठ्य योजना तैयार करना, इन विषयों पर शिक्षण अधिगम सामग्रियों को तैयार करना, ये सारी कार्यशाला से पूर्व आपको सारी तैयारियां करनी होंगी। विषय आधारित मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो का विकास, विद्यार्थी शिक्षक द्वारा ब्लूप्रिंट पर आधारित एक संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करना। तो ये सारी एक्टिविटी कब कराई जाएंगी, ये सारी हमको तैयारी करके रखनी है। निरूपित पाठों का अवलोकन, प्रक्रिया मूल्यांकन में भागीदारी। जबकि 10 दिवसीय कार्यशाला होगी उससे पहले ये सारी तैयारी हमको करके रखनी है। फिर उसके दौरान क्या होना है, भाषाओं, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पर संकल्पना मानचित्रण, कला, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं कार्य शिक्षा पर आधारित कार्य करना, सेमिनार का प्रस्तुतिकरण, सहयोगी के पाठों का अवलोकन, प्रक्रिया मूल्यांकन में भागीदारी। यह खंड विविध पाठ्यक्रमों के विषयों के समापन के बाद विकसित होना चाहिए और केवल उन प्रयोगात्मक आयामों जिनमें कौशल विकास और मुखाभिमुख अंतःक्रिया अनिवार्य है को ही कार्यशाला आधारित क्रियाविधि के रूप में रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 526। अब हम मॉड्यूल 527 की शिक्षण अभ्यास पीटी क्रेडिट। शिक्षण अभ्यास हेतु 2 क्रेडिट निर्धारित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक को चारों विषयों भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन में से प्रत्येक विषय में 4 शिक्षण अभ्यास पूर्ण करने हैं। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया जाएगा जो कि विद्यार्थी शिक्षक के कार्य कर रहे विद्यालय का ही वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिका होगा। पर्यवेक्षक बाह्य विशेषज्ञ होंगे। विद्यार्थी शिक्षक को कुल 16 पाठ, प्रत्येक विषय से 4 पाठ तैयार करने होंगे तथा उन्हीं पाठों का शिक्षण अभ्यास कराना होगा। यानी कि जो आपके प्रत्येक विषय हैं, जो भी 4 विषय भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में से आपको प्रत्येक विषय से 4 आपको पाठ योजनाएं उन्हीं पाठों का शिक्षण अभ्यास करना होगा। इनमें से 12 सामान्य पाठ तथा 4 अंतिम पाठ होंगे। सामान्य पाठों के लिए 120 अंक, अंतिम पाठों के हेतु 80 अंक निर्धारित हैं। शिक्षण अभ्यास कुल 16 पाठ हेतु कुल अधिभार 200 है। तो ये जो आपका मॉड्यूल है ये 200 नंबर का है। 527 पीटी में जो आपके 16 पाठ योजनाएं, 16 पाठ हैं आपके, 16 पाठ जो आपको तैयार करना है, जिनका शिक्षण अभ्यास आपको करना है जिन पाठों का, तो वो कितने का है, तो 12 सामान्य पाठ हैं, 4 आपके अंतिम पाठ हैं। तो सामान्य पाठों के लिए 120 अंक है और आपके 4 पाठों के लिए 80 अंक है। तो टोटल आपके पास कुल 200 का अधिभार है। तो सामान्य पाठ में आपको कुल सामान्य 12 पाठों में से 8 पाठ प्रति विद्यार्थी शिक्षक, प्रत्येक विषय से 2 अर्थात 8 पाठ परामर्शदाता द्वारा मूल्यांकित किए जाएंगे तथा शेष 4 पाठ आपके पर्यवेक्षक द्वारा मूल्यांकित किए जाएंगे। तो जो 12 सामान्य पाठ हैं उसमें से 8 पाठ तो आपके परामर्शदाता उनका मूल्यांकन करेंगे और बाकी के जो आपके 4 पाठ हैं उनका मूल्यांकन पर्यवेक्षक करेंगे। प्रत्येक पाठ हेतु 10 अंक तथा कुल 120 अंक निर्धारित हैं। तो ये हो गए आपका सामान्य पाठों के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य पाठ 12 हैं जिनके लिए 120 अंक निर्धारित हैं। इसमें से 8 सामान्य पाठ आपके परामर्शदाता द्वारा मूल्यांकित किए जाएंगे और 4 सामान्य पाठ आपके पर्यवेक्षक द्वारा मूल्यांकित किए जाएंगे। और आगे के जो 4 पाठ हैं, अंतिम पाठ हैं, प्रत्येक विषय भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन से 1-1 पाठ आपका लिया जाएगा। प्रत्येक पाठ हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार अंतिम पाठ हेतु कुल 80 अंक निर्धारित हैं। तो सभी अंतिम पाठ केवल पर्यवेक्षक द्वारा मूल्यांकित किए जाएंगे। तो ये जो 4 पाठ हैं आपके, जो 80 अंक हैं, ये पर्यवेक्षक द्वारा ही मूल्यांकित किए जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक विषय भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन से 1 पाठ लिया जाएगा हर एक विषय से और 4 पाठ हो गए और प्रत्येक पाठ के 20 अंक हैं। तो इस तरीके से आपके 80 अंक हो गए। तो 200 नंबर तो आपके यहाँ से होते हैं, ठीक है।
आगे एक परामर्शदाता अपने कार्यस्थल पर कार्यरत सभी विद्यार्थी शिक्षकों का निरीक्षण करेगा एवं एक पर्यवेक्षक अपने आसपास कार्यरत केवल 10 परामर्शदाताओं का निरीक्षण करेगा। तो ये जो अनुपात दे रखा है 5 प्रशिक्षु के ऊपर 1 परामर्शदाता हो सकता है और 10 परामर्शदाताओं के ऊपर 1 पर्यवेक्षक। तो प्रशिक्षु निम्नलिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा। पाठ्य योजना, विषय संबंधित दक्षता, शिक्षक निर्देशन, पाठ एवं उसके प्रबंधन में विद्यार्थियों की सहभागिता, विद्यार्थियों का मूल्यांकन, विद्यालय के प्रमुख द्वारा शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया का मूल्यांकन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि पर्यवेक्षक 120 अंक तथा परामर्शदाता के हैं 80 अंक। कुल आपको 200 अंक मिलेंगे, जो आपका मॉड्यूल 527 है उसमें। तो ये आपका टोटल हो गया। हमने पाठ्यक्रम पूरा अभी डिस्कस कर लिया है लगभग। अब हम देख रहे हैं 10 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की रूपरेखा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 10 दिन की जो आपकी रूपरेखा है वो इस तरीके से निर्धारित की गई है कि प्रातःकाल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पहला सत्र होगा आपका, और प्रातःकालीन सत्र और सायंकालीन सत्र में आपका 2 बजे से 5 बजे तक होगा, और आपका 1:30 बजे से 1 से लगभग 2 बजे तक आपका ब्रेक होगा। और इस तरीके से पहले दिन का टॉपिक, दूसरा सबका, तीसरा, चौथा, 10वें दिन तक लगातार आपके अलग अलग जो भी टॉपिक हैं उस पर आपकी वहाँ एक्टिविटीज़ चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपके सामने, ये 10 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की रूपरेखा है। शिक्षण सत्र प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 4 सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित होता है। शिक्षण के लिए 6 महीने में न्यूनतम 10 दिन होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। शिक्षण कक्षाओं के लिए कोई क्रेडिट स्वीकृत नहीं है, किंतु यह उन्हें सत्रांत परीक्षा में बैठने के लिए बनाएगा। तो ये जो आपका जो भी कार्यक्रम चलेगा 10 दिन का, तो ये 6 महीने में 10 दिन का कार्यक्रम चलेगा, और ये 4 जो सैद्धांतिक थ्योरेटिकल विषय हैं आपके, उनके लिए है, और इसमें आपको उपस्थिति अनिवार्य है। 75% उपस्थिति आपकी अनिवार्य है। आगे आपके पाठ्यक्रम आधारित दत्त कार्य। पाठ्यक्रम आधारित दत्त कार्य स्व अधिगम सामग्रियों के साथ आपूर्ति निर्देशात्मक प्रणाली के मूलभूत एवं अनिवार्य घटक हैं। प्रत्येक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में दत्त कार्य हैं। ये दत्त कार्य कार्यक्रम निर्देशिका में पृथक रूप से दिए गए जमा करने की सूची के अनुरूप संबंध अध्ययन केंद्र। तो अब हम पाठ्यक्रम आधारित दत्त कार्य देखेंगे। असाइनमेंट, तो इनमें आपको असाइनमेंट बनाने होंगे। तो असाइनमेंट में क्या है, जैसे कि आपके पास 4 मॉड्यूल हैं, तो 521, 522, 523 और 524। तो इसमें आपके 2-2 असाइनमेंट बन रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सैद्धांतिक, दूसरा प्रयोगात्मक, और 521 में भी 2 असाइनमेंट हैं आपके। सैद्धांतिक के लिए 10 अंक हैं और प्रयोगात्मक के लिए 15, तो 25 नंबर का आपका 521 का होगा असाइनमेंट, और 522 का 25 नंबर का, 523 का भी इसी तरीके से 25 नंबर का। बट जो 524 है उसके लिए आपके जो असाइनमेंट बनेंगे वो 4 असाइनमेंट बनेंगे अलग अलग विषय पर, जैसे कि आप देख रहे हैं भाषा, पर्यावरण अध्ययन, गणित और विज्ञान। तो ये आपके 7, 6, 6, 6 अंक के हैं। तो टोटल ये भी आपका 524, 25 नंबर का असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो तय किए गए हैं। तो ये आपका असाइनमेंट का वर्क है जो आपको करना होगा। ये जो आपका है ये है पाठ्यक्रम आधारित दत्त कार्य को जमा करने की सूची। पाठ्यक्रम आधारित दत्त कार्य को जमा करने की सूची। कुल 10 दत्त कार्य आपके हैं। तो असाइनमेंट आपको कब कब और कैसे कैसे जमा करने हैं, और आपको उनके क्या क्या मार्क्स मिलेंगे, तो ये सब कुछ है इसके अंदर। तो ये सत्रांत परीक्षा आप देख सकते हैं। इसमें बाह्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के विभिन्न रूपों का एक संतुलित सारांश होगा, जो नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पेपर आएगा उसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। तो इस तरीके से आपके 10 प्रश्न होंगे 20 अंक के, सभी अनिवार्य होंगे। 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक 5 अंक का होगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपको 35 नंबर मिलेंगे। तो आगे है आपका 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक 10 अंकों का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 प्रश्न हल करने पर आपको 20 अंक मिलेंगे। तो आपके कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 19 और आपके कुल अंक हो गए 75। तो आपका 75 नंबर के
पेपर आएंगे, सैद्धांतिक जो घटक हैं वो 75 अंकों का है आपका, इस तरीके से। और जो आपका असाइनमेंट है वो आपका 25 नंबर का हो गया। विशेष पाठ्यक्रम से संबंधित मुख्य घटक मुख्यतः अभ्यास आधारित होंगे जिनके 25 अंक होंगे। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का एक पेपर हो जाएगा। विद्यालय आधारित गतिविधियाँ, ये भी आपका 100 अंक का है। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अंक मिलेंगे। तो समूह ए बी सी से चयनित गतिविधियों हेतु कुल 60 अंक और आपका समूह डी से चयनित गतिविधियों हेतु कुल 40 अंक निर्धारित हैं। जो आपका समूह ए बी सी है उससे आपको 60 अंक मिलेंगे, क्योंकि आप इसमें कितने असाइनमेंट बनाएंगे, 3 असाइनमेंट बनाएंगे और हर एक उसके लिए असाइनमेंट के लिए आपके पास 20 नंबर है। अभी तक हमने 4 मॉड्यूल के बारे में जाना कि वो हमारे कितने कितने मार्क्स का है। तो हमारा हर एक सैद्धांतिक विषय के लिए 75 नंबर का हमको पेपर मिलेगा और 25 नंबर का हमारा असाइनमेंट होगा। तो इस तरीके से एक मॉड्यूल आपका 100 नंबर का हो गया। तो जो 4 मॉड्यूल हैं आपके 521, 522, 523 और 524 वो 100 अंक के हैं। उसके बाद जो आपका 525 आता है विद्यालय आधारित गतिविधियाँ, ये भी 100 अंक का है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपके समूह ए बी सी हैं उसमें से आपको 60 अंक मिलेंगे और जो आपका समूह डी है इसमें आप 4 शिक्षण अभ्यास तैयार करेंगे तो आपको यहाँ पे 40 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से 100 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, 400 अंक आपको अलग अलग जो हमने अभी डिस्कस किए थे 75 और 25, वहाँ से आपको 400 नंबर, 100 नंबर आपके यहाँ से हो गए। तो अब हम देखते हैं 526 कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ, ये भी आपका 100 अंक का है। इसमें आप देखेंगे भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन में संकल्पना मानचित्रण के लिए 40 अंक, कला का अभिनय, शारीरिक एवं स्वास्थ्य तथा कार्य शिक्षा 10 अंक, सेमिनार प्रस्तुति 20 अंक, सहयोगी पाठ अवलोकन 10 अंक और प्रक्रिया मूल्यांकन में भागीदारी 20 अंक। तो इस तरीके से 100 अंक आपको कार्यशाला आधारित गतिविधियों से मिलेंगे। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इससे हमको 200 अंक मिलेंगे। इनमें 12 सामान्य पाठ और 4 अंतिम पाठ, 12 सामान्य पाठ और 4 अंतिम पाठ होंगे। तो इसमें से 120 अंक सामान्य पाठों के लिए और अंतिम पाठों के लिए 80 अंक होंगे। तो इस तरीके से शिक्षण अभ्यास कुल 16 पाठ के लिए होगा तो 200 का अधिभार होगा। तो 200 आपके मार्क्स यहाँ से हो गए। तो ये हमारे जितने भी मॉड्यूल थे 4 और 3 7 मॉड्यूल यहाँ पे इनका सिलेबस कंप्लीट होता है। अब हम आखिरी में देख लेते हैं प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 6 महीने के व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन योजना किस तरीके से बनाई गई है। तो ये आपके पाठ्यक्रम जो कोड है 521 है और पाठ्यक्रम का शीर्षक आपने देखा प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ चुनौती एवं सरोकार। इसमें बाह्य पूर्णांक है जो आपका 75 का है और सफल होने के लिए आपको 30 अंक चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं और मिनिमम 30। और आपके असाइनमेंट के लिए 25 नंबर मैक्सिमम है और सफल होने के लिए आपको इसमें 10 नंबर कम से कम चाहिए। तो इस तरीके से टोटल नंबर हो गया आपका 100 का। इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा 522 के लिए भी सेम चीज़ उसी तरीके से है, ये भी 100 अंक का हो गया और 523 में भी 100 अंक का हो गया और आपका 524 भी इसी तरीके से डिवाइड है, ये भी आपका 100 अंक का हो गया। आगे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो संपूर्ण अंक सैद्धांतिक विषयों के लिए तो आपके पास 400 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। 400 नंबर के आपके चारों पेपर होंगे। तो अब हम देखेंगे प्रयोगात्मक गतिविधियाँ। प्रयोगात्मक गतिविधियों में 525 में 100 अंक हैं आपके, 526 में भी 100 अंक है और 527 200 अंक का है। तो ये 100 और 200 400 नंबर टोटल पूर्णांक है आपका। आपको इसमें से 50, 50 और 100 यानी कि मिनिमम मार्क्स आपको 200 लेकर आने हैं। तो ये भी आपको 400 नंबर का हुआ पूर्णांक और यहाँ भी पूर्णांक आपका 400 नंबर का हुआ। तो टोटल पूर्णांक आपका कितने का हुआ, आपका 800 नंबर का हुआ। इसमें से आपको जो संपूर्ण 45% आपका बनता है 360। तो ये हो गया हमारा मूल्यांकन। व्यक्तिगत बाह्य सैद्धांतिक परीक्षा के लिए स्वीकृत समय है 75 अंकों के लिए 3 घंटे। तो 75 अंकों के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। आपको उस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। जो भी आपको 4 मॉड्यूल हैं तो उनके लिए जो पेपर आएगा उसके लिए आपको 3 घंटे का समय निर्धारित है। और जो मूल्यांकन और प्रमाणीकरण है वो 6 महीने का PDPET कार्यक्रम करने वाले शिक्षकों का मूल्यांकन NIOS द्वारा होगा और तदनुसार प्रमाण पत्र जारी होगा। तो
आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की क्लास हम ब्रिज कोर्स से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे, तो हमारे साथ ब्रिज कोर्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।